हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले इससे पोस्टुलेशन वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया। हमने सारी अभिधारणाएं पढ़ ली पोस्टुलेशन ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो सारे बच्चे नोट्स को प्रिपेयर कर लो बच्चों। ओके, तो आज हम डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन करने जा रहे हैं, यानी गतिज गैस समीकरण पढ़ने जा रहे हैं और उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक गैस, है ना। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हमने क्या बोला था कि छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हमने मॉलिक्यूल कहा था। वो मॉलिक्यूल किस टाइप में वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। उन मोशन की क्या डेरिवेशन होगा, उसकी क्या इक्वेशन होगी, वो सारी बातें आज करने वाले हैं बच्चों। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए वो सारे बच्चे नोट्स बनाओ। आज मैं चेक करूंगा नोट्स आपके कि आपने कहां तक बना लिए। बच्चों एक बात और, मैंने एक चीज और तुम्हारे लिए प्लानिंग की है कि लास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जाम से काफी टाइम पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आने ही आने हैं, अब हर यूनिवर्सिटी में ये कुछ सम क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेट होते हैं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, तो उसकी वीडियो लेक्चर भी मैं बना दूंगा अगर आप कहो तो। जैसे मान लो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर आने ही आने हैं। ओके, तो उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा बाद में। अभी शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। सिंपल सी बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पक्का फिजिकल केमिस्ट्री में पैक्ट है कि ये क्वेश्चन आने हैं सेक्शन ए के, सेक्शन बी, सेक्शन सी के अंदर। तो उसके वीडियो लेक्चर भी मैं आपको इन फ्यूचर में दूंगा, चाहे वो बीएससी बीएड है, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करना। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है अपनी। मतलब पर्टिकुलर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, सभी बच्चों को वीडियो शेयर कर दो कि सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाए। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया आराम से तुम्हें समझाने वाला हूं। सारे बच्चों को वीडियो का लिंक शेयर कर दो। बच्चों एक बात और, मैं ग्रुप के अंदर वीडियो का लिंक शेयर नहीं कर सकता। आप ऑटोमेटिकली बिना मेरे कहे आप ग्रुप्स के अंदर लिंक शेयर कर दिया करो। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप जाओ यूट्यूब पे, आपको वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी बच्चों को मोटिवेट करो और सारे बच्चों को शेयर करो लेक्चर, और ताकि सारे बच्चे क्लास लगा सके। आज अपने बच्चों, कोई भी तुम्हें दिक्कत हो ना, कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो कि सर आप बोलते हो कल क्लास लोगे, आज क्लास ली नहीं आपने, तो कोई ना कोई टेक्निकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्लास कई बार नहीं हो पाती। तो आप मुझे बोल दिया करो सर आज क्लास क्यों नहीं हुई, मुझसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें पूरा रिप्लाई करूंगा बच्चों। इस बात का चिंता नहीं करनी किसी बात को लेकर के। ओके, चले आगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। बच्चों सारे बच्चे आज क्लास के अंदर फटाफट। तो देखो बच्चों, एक क्यूब ले रहा हूं मैं, एक रूम है आपका, मान लीजिए एक रूम है। रूम कैसा होता है, क्यूब होता है, घन होता है। उसके अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल, मैं बहुत सारे पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, ओनली एक कण की बात कर रहा हूं। वो गति कर रहा है, वो कभी इस तरफ जा रहा है, वो कभी इस तरफ जा रहा है, वो कभी इस तरफ जा रहा है। मतलब वो कभी एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, एक्स दिशा की तरफ गति कर रहा है, कभी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वाई दिशा में गति कर रहा है, या कभी जेड एक्सिस के अंदर, जेड दिशा के अंदर गति कर रहा है। तो इसकी जो गति की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी है वो सी वेलोसिटी से, सी वेग से वो गति कर रहा है। तो गैस का कोई भी कण है तो उसके अंदर गैस भरी गई है, एक रूम है उसके अंदर गैस भरी गई, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने एक पार्टिकल्स को ले लिया, एक कण को ले लिया, वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है सी वेलोसिटी से। उसकी वेलोसिटी कितनी, सी है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें बहुत सारे कण है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं किससे करूंगा रिप्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं किससे करूंगा रिप्रेजेंट, एन से। एन का मतलब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, यानी कुल कणों की संख्या एन बराबर क्या हुआ, एन बराबर कुल कणों की संख्या, कुल कण की संख्या, और सी क्या है उसका, वेग यानी वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल है मूव कर रहा है तो उसकी सी वेलोसिटी होगी। तो इस गैस के अंदर मैं ये मान लेता हूं कि
ये जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है वो इस वाले फेस से लेकर के इस वाली दीवार तक गति कर रहा है। मतलब इसकी दीवार मैंने m मान लिया, इसकी दीवार को मैंने n बोल दिया। आपके रूम की कितनी दीवारें होती हैं, है ना, आपकी रूम की वॉल्स होती है ना, उसको फेस बोलते हैं क्यूब के अंदर, घन के अंदर। उसमें मैंने एक फेस को मैंने m मान लिया और एक फेस को मैंने n मान लिया, है ना। तो m से n तक वो मूवमेंट कर रहा है कौन, पार्टिकल, और उसकी डिस्टेंस मैंने मान ली l मान ली कि टोटल जो डिस्टेंस है आपकी एक रूम की एक दीवार से लेकर के दूसरी दीवार तक, एक फेस से लेकर के दूसरे फेस तक उसकी डिस्टेंस l है ना। तो m से n तक वो मूवमेंट कर रहा है। सिंपल सी बात की मैंने, एक रूम है जो कि घन है, क्यूब की फॉर्म में है, उसमें पार्टिकल पड़ा है, गैस का एक अणु पड़ा है, वो आराम से गति कर रहा है, कभी x में, कभी y में, कभी z में, और उसकी जो गति है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसको मैंने c बोल दिया। और टोटल अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने बात की अभी तक। अगर मुझे मास निकालना हो तो मास ऑफ, अब शुरू करने जा रहे हैं, अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं, मास ऑफ वन पार्टिकल, यानी एक कण का द्रव्यमान, जो हिंदी वाले ऐसे लिखते रहे, मैं बोलता रहूंगा, एक कण का द्रव्यमान बराबर m, है ना। तो टोटल मास ऑफ, अगर मुझे टोटल मास निकालना हो, कुल द्रव्यमान निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस कैसे निकालूंगा, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल मास आ जाएगा किसकी, गैस का। मैंने एक पार्टिकल की बात की, फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बहुत, मतलब पूरी गैस भरी हुई, उसमें गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मैंने उसकी c वेलोसिटी को बता दिया, उसकी n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने उसकी लेंथ को कर दिया, मैंने उसमें क्या बता दिया, मास ऑफ वन पार्टिकल एंड टोटल मास ऑफ गैस बता दिया। यानी कुल द्रव्यमान किसका, गैस का कुल द्रव्यमान बराबर n इंटू m। इट इज ऑल्सो नोन एज, अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो आपने कुल द्रव्यमान निकाला है इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर मास। इसे आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास, इसे अपने आणविक मास भी कहते हैं। बच्चों हिंदी में साथ साथ नोट करते हो, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये हमने बात की। तो c जो है ना, यहां पर c को मैं क्या बता रहा हूं, c जो यहां पर है बच्चों, c इज स्क्वायर रूट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट वेलोसिटी, यानी स्क्वायर रूट वेलोसिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वर्ग मूल माध्य जो भी बोलते हैं इसको, c मतलब स्क्वायर रूट वेलोसिटी बोलेंगे इसको। और ये पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये तीनों डायरेक्शन में एक की रिस्पेक्ट में हमने क्या निकालनी है, स्क्वायर रूट वेलोसिटी निकालनी है। क्योंकि स्क्वायर रूट वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है कि वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर इस कंटेनर की लेंथ l है, मैं ये बोलता हूं कि इसकी स्क्वायर रूट वेलोसिटी निकालो। कोई भी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है y एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ एंड z एक्सिस की तरफ, तो इसकी अगर मैं स्क्वायर रूट वेलोसिटी निकालूं तो c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर, इसकी इक्वल होगी। अगर वो x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी एक्स स्क्वायर, y डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो वाई स्क्वायर, अगर z डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो जेड स्क्वायर होगी। अब आपको बताया कि इस कंटेनर की जो लेंथ है वो क्या है, l है। मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, l से रिप्रेजेंट किया। तो कंटेनर क्यूबिक है तो वॉल की, सभी वॉल की डिस्टेंस सेम होगी, चाहे वो ये ले लो चाहे आप ये ले लो, सारे की सारी डिस्टेंस जो है, दूरियां जो है वो समान होंगी, है ना। जब पार्टिकल मूव करेंगे तो नो डाउट क्यूबिक वॉल में कोलाइड करेंगे। ये जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, ये बहुत सारे पार्टिकल जो मूव करते हैं, या तो ये आपस में टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे, या ये इस क्यूबिक की वॉल के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। यहां पर हम दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, दो प्रकार की टक्करें होती है, या तो अणु का अणु के मध्य होने वाला, अणु का अणु के साथ होने वाला, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ टक्कर होना, या मॉलिक्यूल की वॉल के साथ टक्कर होना, यानी अणु की दीवार के साथ टक्कर होना। तो यहां पर हम अणु की दीवार के साथ टक्कर की स्टडी करेंगे, हम आपस में मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की स्टडी नहीं करेंगे। जब पार्टिकल मूव करेंगे तो क्यूबिक की वॉल जो है, जो इस घन की जो दीवार है उसके साथ टक्कर करेगा और ये फ्रीली मूव करेगा। हमने ये पोस्टुलेशन में बात बताई थी, कोई भी जो पार्टिकल
पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि इनके बीच में किसी भी प्रकार का इंटर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता। ये मैंने तुम्हें बात बताई हुई है। तो ये फ्रीली मूव करेंगे और फ्रीली ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे उसकी वॉल्स के साथ। तो जब ये उसकी वॉल्स के साथ टकराएंगे तो वॉल्स के साथ टकराने पर क्या होगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं आएगा, ये बताओ मुझे फटाफट। क्या इसकी वेग में परिवर्तन आएगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पोस्टुलेशन थ्योरी, काइनेटिक गैस थ्योरी? जल्दी बताओ। अगर ये वॉल के साथ टकराता है कोई भी पार्टिकल, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लगाया है तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो कि सर अगर कोई अणु दीवार के साथ टकराता है, उसकी घन की दीवार के साथ, क्यूब की वॉल के साथ कोलाइड करता है, तो बच्चों बताओ बच्चों कि क्या होगा, क्या ऐसा? जल्दी बताओ। उसके वेग में परिवर्तन आएगा क्या? उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा या उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन आएगा? मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा या उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन आएगा? जल्दी बताओ। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। शाबाश। अगर आपको ये बात पता है इसका मतलब आप जानते हो, जल्दी बताओ। शाबाश, जल्दी। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ। बच्चे बोल रहे हैं कि हां सर वेलोसिटी में चेंज होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको ये बात बताई थी, जितने भी कोलिजन्स होते, जितनी भी टक्करें होती है ना बच्चों, ये टक्करें जो वॉल्स के साथ जो टक्कर होती है, चाहे वो आपस में मॉलिक्यूल्स की आपस में कोई टक्कर है, ये सारे की सारी कोलिजन्स इलास्टिक नेचर के होते हैं, प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी में कोई अंतर नहीं आता, इसमें किसी भी प्रकार की वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आता, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ परिवर्तन क्या आएगा? फिर परिवर्तन आएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा। अगर मान लो ये एक्स दिशा की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, तो हुआ क्या कि जैसे ये टकराया, इसका कोलिजन हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी बच्चों, और कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा। अगर मैं मान लो एज्यूम करता हूं बच्चों, मुझे बात बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम्हें ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये एक्स कंपोनेंट की तरफ या एक्स कंपोनेंट की तरफ एम वॉल में कोलिजन करता है, एम दीवार की तरफ कोलिजन करता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा और ये एन वॉल की तरफ मूव करेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं मान लो कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है किसकी तरफ? एम दीवार की तरफ मूव कर रहा है, एम दीवार की तरफ, ये एम दीवार है ना, मूव कर रहा है। मूव करेगा तो वेलोसिटी और एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, टकरा करके ये वापस जो है ना एन दीवार की तरफ आ जाएगा, एन वॉल की तरफ आ जाएगा। जो हमने दो दीवारें मानी है, तो अगर एम वॉल से टकराता है तो वापस वो एन वॉल की तरफ आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं, आई एज्यूम दैट, कि अगर मैं बोलता हूं कि वो एक्स कंपोनेंट की तरफ मूव कर रहा है, एक्स कंपोनेंट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? अगर मैं एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में चेक करूं, आई एज्यूम दैट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर उसकी मैं वेलोसिटी निकालूं या उसका मोमेंटम निकालूं, तो क्या आएगा? द मोमेंटम मतलब होता है संवेग, यानी गति। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन एक्स कंपोनेंट या इन एक्स एक्सिस, यानी एक्स दिशा में या अक्ष में। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन एक्स एक्सिस क्या आएगा? इजिकल टू एम एक्स। एक्स क्या है यहां पर? वेलोसिटी यानी वेग। एम क्या है यहां पर? मास है, यानी ये क्या हो गया? एक्स वेलोसिटी मतलब वेग, समझ आई? तो एम मास है, संवेग निकाला मैंने एक्स दिशा के अंदर, तो उसका संवेग क्या निकल के आएगा? मोमेंटम क्या निकल के आएगा? एम एक्स निकल के आएगा। इसको बच्चों नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं। तो कोलिजन तो हो गया, डायरेक्शन भी चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन में चेंज होगा, केवल डायरेक्शन में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं मोमेंटम निकालूं, संवेग निकालूं, टक्कर के बाद का संवेग निकालूं, मैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आएगा बच्चों?
माइनस एम एक्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी और उसका मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों मेरी बात सुन नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसकी परिमाणात्मक वैल्यू वही रहेगी, यानी उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो इस कोलिजन के ड्यूरेशन जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो एक पार्टिकल के बिहाफ पे, एक कण के लिए और एक कोलिजन में जो चेंज आया ओनली डायरेक्शन में चेंज आएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग द कोलिजन। बताओ बच्चों क्या आएगा, इजिकल टू। अब बच्चों हिंदी में साथ साथ आप नोट करते जाना, मैं हिंदी में लिखूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो सीधा सीधा लिखते दो आप कि टक्कर के दौरान संवेग में परिवर्तन। टक्कर के दौरान तो क्या आएगा बच्चों, टक्कर के दौरान आपको बताया कि एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक्स दिशा में निकाल रहे हैं। जब वो उसकी तरफ टकराया, जब वो टक्कर से पहले का उसका संवेग क्या था, उसका संवेग था एम एक्स। हमें इसका अंतर निकालना है, हमें चेंज निकालना है, कितना अंतर आया। तो एम एक्स उसको माइनस करके निकालेंगे, तो उसका क्या आया था, एम एक्स आया था टक्कर से पहले। आफ्टर कोलिजन क्या आया था, उसका आफ्टर कोलिजन आया था माइनस एम एक्स, यानी टक्कर के बाद उसका संवेग क्या आया था, माइनस एम एक्स। मुझे अंतर निकालना है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो अंतर निकालने जा रहे हैं, डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। तो एम एक्स माइनस फिर माइनस एम एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एम एक्स प्लस एम एक्स क्या आ गया बच्चों, 2mx आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी टक्कर के दौरान संवेग में परिवर्तन क्या आया, 2mx आ गया। m क्या है यहां पर, एक मास है, x क्या यहां पर वेलोसिटी है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है कि इसमें n तक मूव करता है, ये m से लेकर के n तक मूव करता है। तो इसका मतलब कोई भी, ये देखो जो मैंने क्यू बनाया था कि ये हमने इसको बोला कि ये m वोल है, ये एक m वोल है, और इसको बोला था हमने n वोल है। तो m से n तक मूव कर रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, l डिस्टेंस तय कर रहा है। कितनी तय कर रहा है, l डिस्टेंस तय करता है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो सकते हैं, अब हमने ये निकालना है कि कितनी टक्करें हो सकती हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वी नो दैट एक कोलिजन में ये 2mx मोमेंटम में चेंज हुआ। अब हमें यह निकालना है कि जब इसमें m से n तक गति की तो इसकी कितनी डिस्टेंस को तय किया, कितनी दूरी को तय किया, और कितने कोलिजन्स किए उस डिस्टेंस के दौरान, कितना मोमेंट में चेंज आया। फिर इस मोमेंट का चेंज रेशो निकालेंगे। उसके बाद हमें एक कोलिजन्स के ड्यूरेशन में होने वाला, एक कोलिजन के ड्यूरेशन में होने वाला, एक टक्कर के दौरान होने वाला संवेग तो हमने निकाल लिया, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम तो हमने निकाल लिया। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि m से n डिस्टेंस तक कितने कोलिजन्स करेगा पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, इकाई समय के अंदर m से n डिस्टेंस तक जाने पर हाउ मेनी कोलिजन्स टेक प्लेस, कितनी टक्करें होंगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि अगर हमने तो l डिस्टेंस की बात करें, अगर पूरी डिस्टेंस तक हम कवर अप करें, तो इफ द पार्टिकल कवर द डिस्टेंस L फ्रॉम M टू N, तो 100 पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, मतलब पर यूनिट टाइम पे नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, एक सेकंड के अंदर कितनी टक्करें होंगी, उसकी बात करने जा रहे हैं। बच्चों यहां तक समझ में आया, जल्दी बताओ फटाफट, मैं आगे करने जा रहा हूं, जल्दी बोलो शाबाश। तो इफ द कमेंट के अंदर रिप्लाई करते रहो, शाबाश बच्चों। इफ द पार्टिकल्स कवर द डिस्टेंस L फ्रॉम M ना, M जो मैंने माना है वो हाइपोथेटिकल है, M टू N वोल के नाम माने, 100 पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या आएंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या आएंगे, x बाई एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बाई एल, मतलब l डिस्टेंस में x वेलोसिटी से आप क्या टाइम निकाल रहे हो कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में कितने कोलिजन्स हो जाएंगे। तो टाइम की, वैसे टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है, दूरी बटा, सॉरी
वेग बटा दूरी होती है समय निकालने का। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, समय तो निकाल रहा हूं, पर सेकंड में निकाल रहा हूं ना मैं, कि इफ द पार्टिकल्स कवर द डिस्टेंस l फ्रॉम m टू n, सो पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, यानी टक्करों की संख्या कितनी होगी, तो उसको बोलेंगे x बाई एल, x बटा l। तो हिंदी में लिख लो, यदि कोई कण l दूरी तय करता है, m से लेकर के n तक l दूरी तय करता है, तो एक सेकंड में होने वाले टक्कर, एक सेकंड में होने टक्कर की बात कर रहे हैं, टक्करों की बात कर रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ कि पर सेकंड होने वाला कोलिजन और एक कोलिजन में मूवमेंट पे चेंज क्या है 2mx। तो टोटल कोलिजन्स क्या होंगे, तो टोटल कोलिजन्स के द्वारा पार्टिकल से कितना मोमेंट में चेंज आया वो हम निकालने जा रहे हैं बच्चों। मेरी बात समझ आई कि मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो बच्चों, कि इनके पर सेकंड में होने वाला कोलिजन क्या है, x बाई एल पर सेकंड में, ठीक है। और एक कोलिजन में मोमेंट में चेंज क्या निकाला है हमने, 2mx निकाला है। तो टोटल कोलिजन्स के द्वारा, कुल टक्करों के द्वारा एक पार्टिकल्स का कितना मोमेंट में चेंज आया, कितना संवेग में परिवर्तन आया एक कण का कुल टक्करों के बिहाफ पर, तो वो निकालने जा रहे हैं। तो लिखो बच्चों, इसको साफ कर दो, इसको मत नोट लिखना, बस वो लिख लो बच्चों। तो क्या आया, मोमेंटम चेंज यानी संवेग में परिवर्तन, मोमेंटम चेंज पर सेकेंड इन ए पार्टिकल, इन ए पार्टिकल क्या आएगा बच्चों, शाबाश जल्दी बताओ फटाफट, क्या आएगा 2mx। तो एक कोलिजन के लिए आया, अगर उसने l डिस्टेंस को कवर किया है पर सेकंड के अंदर, तो कितने आएंगे 2mx इंटू x बाई एल। तो क्या आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 2mx की स्क्वायर अपॉन में l। ये हमारा आ गया, अगर वो l डिस्टेंस कवर करता है। तो क्या निकाला हमने, कण की पार्टिकल है ये, एक कण की एक सेकंड में संवेग में परिवर्तन, तो कितना आएगा वो हमने निकाल लिया। ये हमने निकाला है एक्स एक्सिस के बिहाफ पे, एक्स कंपोनेंट के बिहाफ पे, एक्स दिशा के बिहाफ पे। अगर मैं निकालूं वाई एक्स के बिहाफ पे, निकालूं वाई एक्सिस के बिहाफ पे निकालूं, तो क्या आएगा 2m y की स्क्वायर। अगर मैं z के बिहाफ पे निकालूं तो क्या आएगा 2m z स्क्वायर। ये सारी वैल्यू सेम क्यों आ रही है बच्चों, ये x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू सेम, z की वैल्यू सेम, सेम क्यों आ रही है, अपोन बच्चों l लगा लो साथ में, अपोन में l, अपोन में l, तो सेम क्यों आ रही है, यह एक क्यूब है तो इसका मतलब क्यूब की जो हर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, हर लंबाई जो होती है वो सेम होती है, हर दीवार की लंबाई जो होती है सेम होती है, एल की वैल्यू सेम आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बच्चों फिर चेंज किसमें आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट, तो चेंज आएगा किसमें, अगर एल में वैल्यू चेंज नहीं है तो चेंज किसमें आएगा, तो चेंज जो आएगा ना बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा। जो उसकी वेलोसिटी है एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है, वाई जो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है, जेड जो जेड कंपोनेंट की वेलोसिटी है। मतलब एक्स तो है एक्स अक्ष की गति, वाई अक्ष की गति, और जेड जो जेड अक्ष की गति है। तो यहां पर परिवर्तन आएगा, तो उस पार्टिकल के द्वारा तीनों कंपोनेंट में मोमेंट में चेंज आया। अब हमें वो निकालना है कि तीनों टोटल जो मोमेंटम में क्या चेंज आया इन ए पार्टिकल, मतलब तीनों कंपोनेंट की बिहाफ पे, तीनों अक्षों के बिहाफ पे, तीनों अक्षों में क्या चेंज आया वो निकालने जा रहे हैं बच्चों। अब तो अगर हम निकालें तो क्या आएगा, करते हैं बात, तो टोटल मोमेंटम चेंज इन ए पार्टिकल, एक कण के लिए कुल संवेग में परिवर्तन तीनों दिशाओं में, तीनों अक्षों में, तीनों एक्सिस में, तीनों कंपोनेंट में क्या आएगा, इज इक्वल टू 2m x की स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m z की 2m y की स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m z की स्क्वायर अपॉन l। तो ये परिवर्तन आ गया बच्चों। ये हम क्या करिए, ये निकाले, चेंज निकाल लिया। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा बच्चों 2m अपॉन l,
एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। बच्चों साथ की साथ लिखते जाओ, बाद में आपको याद नहीं होगा। एक्स की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर एंड जेड की स्क्वायर इजिकल टू, ये तीनों की तीनों एक्सिस है, तीनों की तीनों क्या है बच्चों, इनको तीनों हमने इक्वल ही बोला है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये है क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल है। ये है तो क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2m, ये वैल्यू पूरी की पूरी सी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, 2m सी स्क्वायर अपॉन में l। तो ये हमने चेंज निकाला, चेंज इन मोमेंटम आया। ये जो मोमेंटम आया वन पार्टिकल के लिए, उस बॉक्स में कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स है। ये किसके लिए आया है, ये ओनली और ओनली वन पार्टिकल के लिए आया है। एक कण के लिए टोटल मोमेंट में चेंज आया उस बॉक्स के अंदर। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, टोटल वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कुल कणों की संख्या कितनी है, कुल कणों की संख्या कितनी है, n। तो मैं ये बोलता हूं चेंज फॉर द मोमेंट, द टोटल मोमेंट चेंज फॉर मोमेंटम। बच्चों स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो सकती है, स्पेलिंग मत जाना। तो मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम चेंज फॉर एंड पार्टिकल्स या टोटल पार्टिकल्स के लिए क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि उसको अपने n से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। क्या आएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी बोलो, शाबाश बच्चों, समझ में आ रहा है सारी बातें, मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बच्चों 1 मिनट होल्ड रखो। बच्चों बात समझ में आई, हम क्या निकाल रहे थे कि n कणों के संवेग में परिवर्तन क्या आएगा, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो देखो मैंने यहां लिखा हुआ है कि प्रति इकाई सेकंड में n कणों के संवेग में परिवर्तन, द मोमेंट चेंज फॉर n पार्टिकल इन पर सेकंड। हम n पार्टिकल की बात करें यानी टोटल कणों की बात करें, टोटल पार्टिकल्स की बात करें, तो संवेग में परिवर्तन क्या आएगा। हमें पता है कि एक कण के लिए संवेग में परिवर्तन हमने क्या कैलकुलेट किया है, 2mc स्क्वायर अपॉन l कैलकुलेट किया है, और इजिकल उसको अपने n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कणों के लिए यानी टोटल पार्टिकल्स के लिए यानी n पार्टिकल्स के लिए संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। इसको बच्चों नोट कर लो, 2mc स्क्वायर अपॉन l इंटू मल्टीप्लाई इन n एंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2mn c स्क्वायर अपॉन l। बच्चों आपको ये बात पता है। अब यहां तक हमने सीख लिया, हमने वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। हमने क्या निकाल ली, हमने यहां तक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया कि पार्टिकल्स का पर यूनिट टाइम में जितने कोलिजन्स होंगे उसमें कितने चेंजेस आएंगे, उसमें हमने स्टडी कर ली। अब ना एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का द्वितीय नियम आता है, गति का द्वितीय नियम। वो क्या कहता है, वो ये बोलता है कोई भी क्यूब है, ये देखो क्यूब है ना, ये क्यूब में कोई भी कण जब दीवार पर फोर्स लगाता है, कोई बल लगाता है, एक पर्टिकुलर एरिया की दीवार पर, देखो मान लो मैं क्यूब को दोबारा बनाऊं, इस पर्टिकुलर दीवार पर कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या लगाता है, फोर्स लगाता है इस पर्टिकुलर एरिया पर, एक क्षेत्रफल पर, नियर क्षेत्रफल पर कोई बल लगाता है, उसको बोलते हैं इंप्रेशन फोर्स या प्रभावित बल बोलते हैं। वो प्रभावित बल जब लगाता है ना, तो उस प्रभावित बल का मान जो है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगेगा ना, जितना ज्यादा फोर्स से वो टकराएगा ना दीवार के साथ, वॉल के साथ, उतने ही उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, उसके संवेग में परिवर्तन आएगा। ये बात सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, यानी गति का द्वितीय नियम ये बात कहता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई, ये वाली जल्दी बोलो फटाफट, कि ये कहता है कि कोई भी दीवार से कोई पार्टिकल टकरा रहा है ना, वो जितने फोर्स से टकराएगा ना, जिसको बोलते हैं इंप्रेशन फोर्स, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पर, यानी जितने दाब से वो टकराएगा, जितने प्रेशर से वो टकराएगा, उसके मोमेंटम में भी चेंज उतना आएगा। तो इसका मतलब जो मोमेंटम में जो चेंज है 2mn c स्क्वायर, बच्चों ये मैंने पहले ही मैंने आपके लिए लिख के रखा था,
2mn(c²) अपॉन L इज इक्वल टू फोर्स के बराबर आ जाएगा, उतने बल के बराबर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूं बच्चों, एक मिनट रुको। मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर दीवार पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो है ना वो इक्वल आएगा किसके, मोमेंटम में चेंज के। और मोमेंटम चेंज कितना आया आपका, जल्दी बोलो शाबाश, कितना आया, 2। मतलब कहने का मतलब यह है कि संवेग में परिवर्तन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम रेशो निकालने जा रहे हैं। यानी मैं क्या निकाल रहा हूं, अनुपात निकाल रहा हूं संवेग में परिवर्तन का। किसके इक्वल होगा वो, किसके इक्वल होगा, इंप्रेशन फोर्स के, यानी प्रभावित बल, यानी लगने वाले बल के, है ना, इंप्रेशन फोर्स के, प्रभावित बल के। तो फोर्स इजिकल टू बल बराबर क्या आ जाएगा, 2mn(c²) अपॉन में L। तो समझ में आई बच्चों बात। तो ये फोर्स इक्वल होगा, तो ये क्या है, ये पर एरिया प्रेशर, ये हमने निकाल ली, फोर्स निकाली। अब आपको पता है कि जो फोर्स है वो पर एरिया पर लग रहा है, पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना बच्चों। तो इसका मतलब हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर कितना आ रहा है, प्रेशर जो इजिकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और आपको पता है कि हमने क्या ले रखा है बच्चों, क्यूब ले रखा है, क्यूब। और क्यूब का एरिया क्या होता है बच्चों, बताओ शाबाश, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया क्या होता है, एरिया इजिकल टू क्यूब का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 6 इंटू लेंथ की स्क्वायर। अगर आप 6 इंटू लंबाई की स्क्वायर कर दोगे तो एक क्यूब का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमने एरिया निकाल लिया, हमने फोर्स निकाल लिया। अब मैं प्रेशर निकाल रहा हूं, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, इस कण के द्वारा इस दीवार पर लगाया गया, इस पर्टिकुलर एरिया पर लगाया गया फोर्स को कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब दाब निकाल रहा हूं, मतलब प्रेशर निकाल रहा हूं, है ना। तो प्रेशर को मैंने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, मैंने एरिया की वैल्यू निकाल ली। अब मैं दोनों की वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दूंगा तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू 2mn(c²) अपॉन L। अब मुझे पता है कि एरिया की वैल्यू क्या है, 6 इंटू L की स्क्वायर। तो 1 अपॉन एरिया की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 6 इंटू L की स्क्वायर। तो मुझे 1 अपॉन A की वैल्यू रखनी है, तो इसको इंटू कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 6 इंटू L की स्क्वायर। 2 से ये 6 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और L की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो L की क्यूब बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू mn(c²) अपॉन L की क्यूब एंड 1 अपॉन 3 लगा दो। ये हमारा एक प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मैं यहां पर आपके सामने, यहां पर क्या था बच्चों, ये निकल के आ गया अपने, है ना। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अपॉन में बच्चों V भी आएगा, है ना। चलो देखते हैं बच्चों। अब आपको पता है कि L की क्यूब क्या होता है, L की क्यूब एक ना ऐसी क्वांटिटी है, L की क्यूब किसी लेंथ की क्यूब जो होती है वो वॉल्यूम की इक्वल होता है, इसको अपने V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो हमारी एक फाइनलाइज इक्वेशन आने वाली है अभी। तो प्रेशर इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन 3 mn(c²) अपॉन V, तो इक्वल आ जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस V को कहां ले जाऊंगा, P के साथ ले जाऊंगा। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी बच्चों, हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, अब PV, मैं V को इधर ले गया, PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) mn(c²), ये हमारी फाइनलाइज इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों। इसको नोट कर लो, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन, यह गतिज गैस समीकरण निकल के आ गई। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन, है ना, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, इसको जो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। इसको हमें पता है कि एक पार्टिकल का मास क्या होता है, एक कण का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, हमें पता है एक कण का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है बच्चों, m के बराबर होता है ना, एक कण का द्रव्यमान। तो कुल कणों की संख्या क्या होती है, कुल कणों की संख्या जो होती है वो n के बराबर, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, m इंटू n को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, यानी आणविक द्रव्यमान निकल के आ जाएगा।
और आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं जब मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उसके द्रव्यमान से, एक कण के द्रव्यमान पता है हमें, तो सारे कणों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा m इंटू n। अब m इंटू एन इज इक्वल टू कैपिटल M। अब मैं m इंटू एन की वैल्यू यहां पुटअप कर दूंगा तो एक नई फॉर्म निकल के आ जाएगी इक्वेशन की। वो क्या निकल के आएगी बच्चों? तो क्या निकल के आएगी? दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M एंड C स्क्वायर। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी एक और अनदर फॉर्म निकल के आ गई क्वेश्चंस की। बच्चों अगर मैं इस वॉल्यूम को इस मास के अपॉन में ले जूं, P इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम एंड C स्क्वायर। वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? हमें पता है ये घनत्व के बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। तो एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी 1/3 DC स्क्वायर। ये हमारी एक फाइनलाइज लास्ट इक्वेशन निकल के आ गई। 6 इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर अपनी मर्जी से बच्चों दे करो। तो इस तरीके से हमने अलग अलग इक्वेशंस की फॉर्म पढ़ ली, है ना। तो ये हमने किया बच्चों। चेंज कहां आया था? हमने क्या निकाला था कि मोमेंटम चेंज फॉर n पार्टिकल्स इन पर सेकंड। तो वो क्या है? 2mn c स्क्वायर अपॉन l। उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इंप्लीमेंट किया, यानी गति के द्वितीय नियम को यहां पर हमने इंप्लीमेंट किया, लागू किया। वो ये बोलता है कि जिस फोर्स से टकराता है ना, ये कहां पर? दीवार पर, तो पर पर्टिकुलर पर एरिया पर जिस फोर्स से वो टकराता है उस फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है मोमेंट में परिवर्तन, उसके संवेग में परिवर्तन। तो लिखा ना हमने कि संवेग में परिवर्तन 2mn c स्क्वायर अपॉन l इज इक्वल टू f। f क्या? एक इंप्रेशन फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू निकाल ली। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर एक फोर्स लगा, जिसको दाब बोलते हैं, जिसको प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? प्रेशर इज इक्वल टू f अपॉन a, यानी बल बटा क्षेत्रफल। हमने बल निकाल लिया, हमें क्षेत्रफल पता होता है, क्यूब का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू एल की स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू हमने यहां पुटअप कर दी। तो क्या निकल के आई? 2mn c स्क्वायर अपॉन l इंटू 1/6 इंटू एल की स्क्वायर। 2 से ये काट दिया तो वैल्यू क्या निकल के आ गई? हमारी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों P इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर अपॉन l की क्यूब। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1। हमें पता है कि किसी भी लंबाई का क्यूब, लेंथ का क्यूब, यानी किसी एल की क्यूब जो वॉल्यूम की इक्वल होती है, वॉल्यूम की एक राशि होती है, वॉल्यूम की क्वांटिटी होती है, तो v की इक्वल आ गई। इसकी v की वैल्यू मैंने यहां पुट अप कर दी। तो p इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर अपॉन v। ये हमने इसको अनदर फॉर्म दे दी क्वेश्चन नंबर 2। PV इज इक्वल टू 1/3। मैं v को इधर ले गया। अब जो हमारी इक्वेशन निकल के आते हैं दैट इज फाइनलाइज इक्वेशन। यह हमारी एक अंतिम समीकरण आती है PV बराबर 1/3 mn c स्क्वायर, जो कि एक काइनेटिक गैस इक्वेशन, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन, यानी गतिज गैस समीकरण है। PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया? m का हमें पता है m गैस का द्रव्यमान होता है, n कुल कणों की संख्या होती है। तो m इंटू n को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? m मोलिक्यूल्स ऑफ क्या आ जाएंगे? टोटल क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता है। तो PV दैट इज इक्वल टू 1/3 m c स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 दे दिया था। और लास्ट में हमने क्या निकाला था? इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर ये वाली, कि अगर डेंसिटी की वैल्यू निकाली, m/v की वैल्यू निकाली, तो जो डेंसिटी के इक्वल होती है, इसको हमने ये लिख दिया P इज इक्वल टू 1/3 DC स्क्वायर। तो ये हमारी लास्ट समीकरण निकल के आ गई थी। समीकरण नंबर बच्चों चेंज परिवर्तन हो सकता है, अपनी मर्जी से आप समीकरण नंबर दे दिया करो। ये हमारे अलग अलग समीकरण निकल के आ गई। ये आज का हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ बच्चों। सारी बात समझ में आई। क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे बच्चे क्लास लगाएंगे आज। सभी बच्चों को ये शेयर कर दो, स्टेटस लगा लो, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। सारे बच्चे क्लास में स्टेटस लगाया करें ताकि ये सभी तक क्लास पहुंच जाए। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर। बाय बच्चों।